Hello all. We are going to study about regeneration here. So this is the first slide, and first of all, I'm gonna cover the modes of regeneration. That mean by which mean I mean to say regeneration can occur in any kind of organism, right? तो सबसे पहला जो regeneration का mode है, यानी कि regeneration कैसे कैसे हो सकता है, इसी को हम मोड बोलते हैं। तो ये रीजनरेशन किस किस मोड से होगा? सबसे पहला जो रीजनरेशन है वो होता है, एक सेकेंड, ओके, वो होता है स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन। ठीक है, स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन क्या होगा कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन होता है उसमें स्टेम सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ यू बेटर नो व्हाट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर the cells which can proliferate throughout the life cycle. ओके, तो वो हमेशा प्रोलिफरेट हो सकती है। तो स्टेम सेल्स क्या करती है कि किसी सर्टेन ऑर्गन या टिश्यू का अगर वो लॉस हो जाता है वहाँ से, तो स्टेम सेल उधर पे एक नया पार्ट उस ऑर्गन का बना देती है। मतलब बिल्कुल जैसा पहले था पार्ट वैसा ही, यानी कि अगर कोई पार्ट कट गया है ऑर्गेनिज्म का, उसकी किसी भी बॉडी पार्ट को, वो दोबारा से रीजनरेट कर सकती है स्टेम सेल्स। ठीक है, और स्टेम सेल यूजुअली ये हम में भी होता है। जैसे अगर आपका ये हेयर टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हेयर शाफ्ट से एक नया हेयर निकल जाता है, नया हेयर आ जाता है। इसका मतलब क्या, वहाँ पे स्टेम सेल्स हैं। और बोन में जैसे नई नई हमारी हमेशा बनती रहती हैं सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बोन में, हीमोपोएटिक टिश्यूज़ जहाँ पे होते हैं। तो ये सारे ये एग्जाम्पल्स है रीजनरेशन के। कौन से वाले रीजनरेशन के? स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन, राइट। फिर है इपिमॉर्फोसिस। देखिए, इपिमॉर्फोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चारों जो मोड हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट आने वाली स्लाइड्स में आप इपिमॉर्फोसिस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एम्फीबियन रीजनरेशन आपके कोर्स में है और वहाँ पे एम्फीबियाज में इपिमॉर्फोसिस प्रिंसिपली पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब अब आपको ये हमेशा दिमाग में रखिए कि एम्फीबियन लिम्ब में जो रीजनरेशन होता है वो उसका मोड जो है इपिमॉर्फोसिस होता है। इपिमॉर्फोसिस जब भी होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ से जो स्ट्रक्चर है, जो कि जो भी उसका बॉडी का पार्ट है, अगर वो एम्पुलेटेड हो गया, कट गया वहाँ पर से, तो सबसे पहले जो सेल्स होती हैं वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है, डी डिफ्रेंशिएट होने का मतलब सेल्स का जो पहले से जो डिफ्रेंशिएशन होता है उनका प्रॉपरली, वो उसको डी डिफ्रेंशिएट हो जाता है वहाँ पर को। ठीक है, टू फॉर्म रिलेटिवली अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, एक सेल का मास बन जाता है जिसको हम ब्लास्टेमा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर ये कोई रीज़न है, कोई हम कहेंगे कि कोई पार्ट है आपके बॉडी का, सॉरी एम्फीबिया की बॉडी का, तो यहाँ से अगर ये कट जाए, इधर से कट जाए, तो क्या होगा, यहीं पर ये वाला पार्ट तो हट गया, ये हट गया कट के। ठीक है, तो इधर पे क्या होगा, सेल्स का मास इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जो कि डी डिफ्रेंशिएटेड होगा। मतलब अभी वो स्पेसिफिक नहीं है कि वो सेल्स क्या हैं, क्या बनाने वाली हैं। ठीक है, इनको डी डिफ्रेंशिएट सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल का एक मास जिप बन जाएगा जिसको हम ब्लास्टेमा कहते हैं। ब्लास्टेमा, जहाँ पे वर्ड ब्लास्टुला या ब्लास्टेमा इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब होता है कि सेल्स का एक गुच्छा है जो कि कुछ क्रिएचर करने वाला, कुछ क्रिएट करने वाला है बाद में। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या हो गया, ये फिर से, और ये ब्लास्टेला की जो सेल्स होती है, ब्लास्टेमा की जो सेल्स होती हैं, ये अपने आप को फिर से रीडिफ्रेंशिएट कर देती हैं, जिससे कि जो लॉस्ट हुआ है जिस पार्ट का, बॉडी पार्ट का, वो रीजनरेट हो जाता है फिर, राइट। अब क्या है, मॉर्फ्लेक्सिस। मॉर्फ्लेक्सिस जो होता है वो ज़्यादातर हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा, आपको पता है कि हाइड्रा हाइड्रा कभी भी मरता नहीं है, कहते हैं। हाइड्रा को कट करोगे, वो जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे फिर से एक नया हाइड्रा बन जाता है, तो इमॉर्टल बोला जाता है हाइड्रा को। तो इसमें क्या होता है, मॉर्फ्लेक्सिस होता है। मॉर्फ्लेक्सिस में क्या होता है, रीपैटर्निंग हो जाती है टिश्यू की। देखिए, इपीमॉर्फोसिस में तो क्या हुआ था कि कोई रीपैटर्निंग नहीं होती, वहाँ पे सेल का गुच्छा बना, जिसने फिर से एक और नया जो है पार्ट बना दिया बॉडी का। लेकिन मॉर्फ्लेक्सिस में क्या होता है कि अगर बॉडी पार्ट कहीं से कट जाता है, तो उस बॉडी पार्ट की जो सेल्स होती हैं उनका
वो रीपैटर्निंग कर लेती हैं, और रीपैटर्निंग की वजह से सिर्फ ना कि सिर्फ वो हिस्सा जो कट करके अलग हुआ है वो बनता है, बल्कि पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इसे मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं। ये ट्रांस डिफ्रेंशिएशन करता है हमेशा। तो क्या करता है, ये रीपैटर्निंग कर देता है जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ का है। तो कहते हैं रिजल्ट इन द होल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिसिंग पार्ट। ठीक है, तो ये हमेशा किस पे मिलता है, हाइड्रा में। आपको हमेशा याद ये रखना है कि स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन ये हम में भी होगा, जैसे बालों में, और ये जो हमारे बोन्स में से रेड ब्लड सेल्स आती हैं उनमें। और इपीमॉर्फोसिस किस में होगा, एम्फीबियंस में। मॉर्फोलेक्सिस होगा हाइड्रा में। और कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन ये ह्यूमन के लीवर में होता है। इसमें क्या होगा कि जो सेल्स होंगी वो डी डिफ्रेंशिएट नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, वो जो सेल्स होंगी वो अपनी जैसी नई सेल्स बना देंगी, बस सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट ये जो स्लाइड है देखिए, ये सिंपली क्या बता रहा है कि जो ये सैलमेंडर है, इसका ये मेमोरी कैप का मतलब है इसको पता है कि इसकी बॉडी का एक्सेस क्या है। तो यहाँ पर अगर इसकी ये जो टेल है अगर ये कट जाती है तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, वुंड हील हो जाएगा, और यहाँ से रीजनरेशन होगा, नई कैप बन जाएगी, और रीजनरेशन फिर स्टॉप हो जाएगा। ये सिंपल है। फिर हम आते हैं एम्फीबियंस में सीधे। तो टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड एनिमल रीजनरेशन, यहाँ पे हम सैलमेंडर का एग्जांपल ले रहे हैं। सैलमेंडर में मैंने पहले भी बोला था इपीमॉर्फिक रीजनरेशन होता है। तो इपीमॉर्फिक लिम्ब रीजनरेशन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो सैलमेंडर का लिम्ब जब भी वो एम्पुलेटेड जब कट करते हैं उसको, तो वहाँ पे एक नया लिम्ब बन जाता है। ठीक है, तो ये रीजनरेशन का एक एग्जाम्पल है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब लिम्ब को कट किया जाता है तो वहाँ पे सिर्फ लिम्ब ही बनता है, कुछ और नहीं बनता। इसका मतलब समझिए कि जो लिम्ब का जो वो वाला हिस्सा है जहाँ से कट हुआ था, वहाँ पे जो भी सेल्स है उसके पास ये मेमोरी है कि उसको अब आगे कि उसका पहले स्ट्रक्चर क्या, उसमें जो स्ट्रक्चर जो जुड़ा हुआ था वो क्या था, और अब अगर वो स्ट्रक्चर हट चुका है उसकी बॉडी से, तो अब इन सेल्स को कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, ये पहले से इनको मेमोरी में इनके रहता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, सैलमेंडर लिम्ब नोज कि व्हाट इट शुड बी जनरेट, ओके, उसको क्या जनरेट करना है ये उसको पहले से ही पता होता है। तो लिम्ब रीजनरेशन जो है सैलमेंडर का, इनको हम ये जो है पार्ट्स, इसमें हम अच्छे से इनको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कि जब जैसे ही एम्पुलेट करोगे आप लिम्ब को, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे इमेंसली, ऑब्वियसली सब में होता है ये। तो ब्लड इमेंसली फ्लड आउट होगा, और वहाँ पे क्यों एक क्लॉट क्विकली बन जाएगा। ठीक है, फिर वुंडिंग ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ स्टेम सेल्स की प्रोलिफरेशन, मतलब स्टेम सेल्स के वहाँ पे प्रोलिफरेट कर देगा वहाँ पर। फिर क्या होगा, इपिडर्मल सेल्स अलोंग द एज। अब अगर ये कट है, मान लो ये कट है किसका, सैलमेंडर का, तो ये जो एजेस हैं, ये किनारे 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 जो एजेस बनी हुई हैं, यहाँ से जो ये है जो इपिडर्मिस है वो माइग्रेट होके बीच में आएंगे ऐसे, तो इसको इसको ढक देंगे, वो एक पतली सी इपिडर्मिस से ढक जाएगा वुंड पूरा का पूरा, तो इसको वुंड इपिडर्मिस बोलते हैं। अब जो वुंड इपिडर्मिस है वो थिक हो जाती है। वुंड इपिडर्मिस पहले एक थिन लेयर बनाएगी, फिर और ऊपर ऊपर से चढ़ती जाएगी, तो एक मोटी सी लेयर बन जाएगी जिसको हम कहते हैं एपिकल इपिडर्मल कैप। ठीक है, AEC, एपिकल इपिडर्मल कैप बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनेगा, मान लो किसी वजह से एपिकल इपिडर्मल कैप नहीं बन पाया, या फिर उसको बनने से रोक दिया गया जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो अगर एपिकल एपिडर्मल कैप को अगर बनने से रोक दिया जाता है, तो वुंड ये जो लिम्ब है उसका रीजनरेशन नहीं होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं एपिकल इपिडर्मल कैप रिस्पॉन्सिबल है रीजनरेशन के लिए। ये भी आपको आगे पे दिखेगा कि एपिकल इपिडर्मल कैप से कुछ सर्टेन जो एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, फिर जो वहाँ पे जीन एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जिसकी वजह से फिर लिम्ब का रीजनरेशन होता है। फिर जो एपिकल इपिडर्मल कैप है, वहाँ से कुछ सिग्नल्स रिलीज होते हैं उसके अंडरनीथ, मतलब ऊपर से जैसे एपिकल इपिडर्मल कैप जो है वो कवर करके रखती है वुंड को, तो वहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि फिर ब्लास्टेमा बनाते हैं। ब्लास्टेमा मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ब्लास्टेमा एक
मास का एक डी डिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं उसका एक मास होता है that have to be later on have to be differentiated again. I mean to say re-differentiate they have to do again. Okay, तो ये क्या करते हैं जो AEC होते हैं वो basically it imparts the signal towards the underneath mass of the cells and then they get changed into the blastema. Okay, blastema that mean to say blastema वही चीज़ है जो कि regeneration को अब करेगा. तो क्या होगा अब ब्लास्टेमा जो होगा वो लेटर ऑन नए लिम्ब को बना देगा. ठीक है, लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है. ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि कैसे हो रहा है. इसके बीच में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं. अब देखिए ये जो डायग्राम है ये क्या दिखा रहा है. यहाँ पे डिस्टल एम्पुलेट यानी कि ये लिम्ब है, ये दोनों लिम्ब है. अब इसमें गौर करो ज़रा. एक लिम्ब को यहाँ से एम्पुलेट किया गया, एक लिम्ब को यहाँ से. ठीक है, इसकी ये जो लिम्ब है इसकी कोहनी के पीछे से इसको काटा गया और इसको इसकी कोहनी के आगे से काटा गया. अब 7 दिन में क्या होगा, 7 दिन से लेके आपको 72 डेज़ का यहाँ पे जर्नी दिखाई गई है कि जहाँ से लिम्ब कटा है मतलब कि जो हिस्सा कटा है वही हिस्सा आगे को बनेगा. उससे बड़ा हिस्सा या कुछ और चीज़ नहीं बनेगी, वही हिस्सा बनेगा जो कटा हुआ है. जैसे ये यहाँ से कटा हुआ था तो ये जो बना जब ये इधर से ही बनना इसने स्टार्ट किया. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा इस डायग्राम का मतलब यही है कि जहाँ पे एम्पुलेशन होता है, जहाँ पे लिम्ब कटता है, वहाँ की सेल्स दे नो ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नीड टू बी क्रिएटेड. ओके, नाउ ये देखिए ये डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ड्रॉ कर दीजिएगा अपने आंसर में. तो ये लिम्ब है, इसका डिस्टल पार्ट ये है, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट ये है. अब इसको जब कट किया गया तो सबसे पहले वुंड की हीलिंग होगी. हमेशा वुंड की हीलिंग हमेशा होगी किसी भी एनिमल में, क्योंकि ब्लड लॉस को रोकना ज़रूरी होता है. उसके बाद क्या होगा, वुंड एपिडर्मिस बन जाएगी. वुंड एपिडर्मिस बनने के बाद यहाँ पे जो ये ऊपर की तरफ ऐसा आउटग्रोथ दिख रही है ये है एपिकल कैप, एपिकल एपिडर्मल कैप. और इसके बीच में जो ये येलो कलर का दिख रहा है ये ब्लास्टेमा. ठीक है, इसके बाद फिर आउटग्रोथ हो जाती है और क्या हो जाता है, लिम्ब फिर से बन जाता है. अब जब ये चीज़ इसको जब हम थोड़ा गौर से देखें ये वाले डायग्राम को तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे जो ये बोन है, बोन्स भी अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश कर रही हैं. नर्व्स भी आगे की तरफ, जो ऑब्वियसली जब यहाँ पे कटा होगा तो नर्व भी कट गई होंगी, तो नर्व भी थोड़ी सी क्या होती है अपने आप को प्रोलिफरेट, नर्व तो लाइक अपने आप को रिपेयर कर देती हैं, फिर ऊपर की तरफ चली जाती हैं. और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो ऐसा ये इस टाइप का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एपिडर्मिस जो है एग्रीगेट होने की कोशिश करी यहाँ पे, मतलब मिल रही है किनारे से आकर के. और यहाँ पर फिर क्या प्रॉपरली ये एपिडर्मल कैप बन गई है और इसके नीचे जो ये येलो कलर का दिख रहा है ये है ब्लास्टेमा. और यही ब्लास्टेमा आउटग्रोथ करवाता है और नया जो ऑर्गन है उसको बनाता है. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो भी ये ब्लास्टेमा में जो भी चीज़ें हुई, ब्लास्टेमा ने नया ऑर्गन बनाया तो उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही थी उस समय. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन एंड स्टेम सेल एक्टिवेशन हम ये पढ़ेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ वहाँ ब्लास्टेमा में और स्टेम सेल का एक्टिवेशन कैसे हुआ. तो salamander limb blastema has served the primary example of epimorphic regeneration. Okay, differentiation of tissue and the wound. ये क्या है कि जब ये जो पूरा स्लाइड है ये आपको ये बता रहा है कि जो ब्लास्टेमा यहाँ पे बना था, ब्लास्टेमा के अंदर सेल्स थी और इन सेल्स ने क्या किया था, बोन, डर्मिस और कार्टिलेज जस्ट बीनीथ द साइड ऑफ द एम्पुलेशन कंट्रीब्यूट टू द रीजनरेशन ऑफ ब्लास्टेमा. यानी कि जब कट लगा था वहाँ पे, जब एम्पुलेशन किया गया था तो उस एम्पुलेशन के नीचे जो भी बोन का हिस्सा था, ऑब्वियसली बोन होगी ना वहाँ पे, जो भी ऑर्गन होगा वहाँ पे डर्मिस भी होगी, कार्टिलेज भी होगा. तो ये सारी सेल्स जो होती हैं ये पहले डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट मतलब बोन की सेल अपने आप में डिफ्रेंशिएट होगी, डर्मिस की सेल्स होगी, फिर क्या करती हैं ये रीडिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और रीडिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये एक ब्लास्टेमा बनाती हैं. तो ये क्या करती हैं, फिर ब्लास्टेमा बनाने के बाद ये सेल्स फिर से क्या कर देती हैं, अपने आप को रीडिफ्रेंशिएट कर देती हैं. यानी कि ब्लास्टेमा बनने के बाद जो स्टेम सेल्स का एक्टिवेशन हुआ वो स्टेम सेल्स अब आगे को एक नया ऑर्गन बना रही है. तो नया ऑर्गन बनने के लिए
जो ये डी डिफ्रेंशिएट हुई थी सेल्स को, इनको फिर से रीडिफ्रेंशिएट होना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर उस समय पे। फिर फैक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड व्हेन द सेलेमेंटल लिम्फ इज एम्पुटेटेड, ब्लड क्लॉट, और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी पीछे बताई आपको वही है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है वहाँ पे, और 6 to 12 आवर्स के अंदर जो होता है रिमेनिंग जो स्टम्प माइग्रेट होकर के वुंड के सरफेस पे आ जाते हैं और वुंड एपिडर्मिस बन जाती है। और जैसे मैमल्स में क्या होता है ना कि जैसे वुंड वो तो बनता है कि कट लगता है तो वहाँ पे लेकिन स्कार बन जाता है, तो ये जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कोई स्कार वगैरह नहीं बनता, और एपिडर्मिस जो है मूव करती है ऊपर की तरफ और वो एक कैप टाइप में बना लेती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नर्व्स का बहुत बड़ा रोल है। नर्व जो होती है, द नर्व इनर्वेट द लिम्ब degenerate for short distance proximal to the plane of the ambulation, थोड़ी देर के जो लिम्ब जो नर्व्स होती हैं वो भी डीजनरेट हो जाती हैं। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो 4 दिन होते हैं उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेट्रिसेस ECM, जो ECM होगा वो टिश्यू के बीनीथ जो भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेट्रिसेस टिश्यूज़ के नीचे होगा, तो ये वुंड की एपिडर्मिस को डिग्रेडेट करके, मतलब जो प्रोटीएज होता है ये वुंड की एपिडर्मिस को डिग्रेडेट कर देगा, लिबरेटिंग सेल्स दैट अंडरगो ड्रामेटिक डी डिफ्रेंशिएशन। जो पीछे मैंने चीज़ें बताई हैं वही चीज़ है, बस यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा ज़्यादा से। ठीक है, तो बोन सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मायोसाइट्स, ये सब कुछ डी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। और जो मेन चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको इस स्लाइड में बताने जाती हूँ वो है जीन्स के बारे में। जीन्स दैट एक्सप्रेस द डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज, यानी कि कोई भी सेल है वो अपने आप में डिफ्रेंशिएट है, तो वो स्पेसिफिक सेल किस वजह से वो स्पेसिफिक बनती है, पर्टिकुलर जो जीन्स उसमें एक्टिवेटेड रहते हैं उस वजह से। तो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं, जो डिफ्रेंशिएटेड जीन्स होते हैं, जैसे कि MRF4, MRF5, ये जो जीन्स एक्सप्रेस इन मसल सेल्स, MRF4 और MRF5 जो होते हैं मसल सेल्स में एक्टिवेटेड रहते हैं, तो ये क्या होगा, इनका ये डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पहले से स्पेशल ये जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें पहले से क्या होता है, अपने अपने पर्टिकुलर एंजाइम्स एक्टिवेटेड रहते हैं, तो अगर इनको डी डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा, इसलिए इन एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है जब एम्पुलेशन होता है। वाइल और इसके बजाय जो ये जीन है इनके बजाय जो MSX1 जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। देखिए ये वाला जीन, ओके, MSX1 जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, ये प्रोलिफरेशन करेगा और बाद में लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स पेयर्ड विद एक्टिवेटेड स्टेम सेल्स माइग्रेट अंडर द वुंड एपिडर्मिस, और फिर बाद में क्या है, ब्लास्टेमा बनाता है, और ब्लास्टेमा फिर इवेंचुअली क्या करता है, आउटग्रोथ करता है, और आउटग्रोथ करने के बाद नया लिम्ब बन जाता है। ओके, तो ये देखिए अब जो नर्व्स हैं, मैंने जो आपको पहले बोला कि नर्व्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर मान लो आपने कोई लिम्ब है, जैसे ये वाला लिम्ब है, ये इस डायग्राम में ये लिम्ब है, ठीक है, इसको जब एम्पुलेट किया गया, इसको यहाँ से कट कर दिया गया मान लो, और यहाँ पे की जो नर्व्स हैं, जो यहाँ पे पीछे जो नर्व्स रह गई थी, इनको हटा दिया जाए एक्सपेरिमेंटली, इनको अगर हटा दिया जाए, तो अगर यहाँ पर